हाय दोस्तों, बिलाल मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज मेरे पास ओप्पो का एक Realme 3 मोबाइल आया है, जिसमें कुछ प्रॉब्लम ऐसी है जो मैं वो आपको बताना चाहता हूं। ये मोबाइल हमारे पास आया है, कस्टमर ने बोला कि ये सेट हैंग कर रहा है। ये देखिए, ये मोबाइल है। अब इसको हम ऑन किए हैं। जब पावर स्विच प्रेस करने के बाद ऑन करते हैं तो ये सेट ऑन होता है और चलता है, लेकिन कुछ देर चलने के बाद या किसी फंक्शन में इंटर होने की जब हम कोशिश करते हैं तो सेट वहीं पे स्टक हो जाता है और कंटिन्यू वाइब्रेट करने लगता है। इसके अंदर यही प्रॉब्लम है। या जो यूज़र लॉक होता है उसको खोलने की जब कोशिश करते हैं तो जब पहले ही अंक को हम प्रेस करते हैं उसी पर यह सेट स्टक हो जाता है और कंटिन्यू वाइब्रेट करने लगता है। जैसा कि अभी आप देखिए, जब इस पे लगाते हैं, देखिए एक को अंक को प्रेस किया और सेट हैंग हो गया और ये बराबर वाइब्रेट करने लगा। कंटिन्यू वाइब्रेट करता ही रहेगा। थोड़ा देर तक ये वाइब्रेट करेगा, उसके बाद ये मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा। फिर दोबारा से अपने आप ही ये चालू होगा। ये प्रक्रिया ये करता रहता है। जब हम इसको टच को चलाने की कोशिश करते हैं और किसी एप्लीकेशन के अंदर जाने के लिए हम टच से अनुमति लेते हैं तो सेट हैंग हो जाता है और वाइब्रेट करने लगता है। उसके बाद फिर रीस्टार्ट हो जाता है। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं, सेट रीस्टार्ट हो गया। Realme दोबारा से लिखा और ये चालू होगा। तो हमारी प्रॉब्लम यही है और आज हम इसी को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रॉब्लम मदरबोर्ड के अंदर कहाँ से है। पहले तो ये सेट जब आया तो सबसे पहला काम जो हम लोगों का शुरुआती काम होता है, जो इस तरीके की रीस्टार्ट की प्रॉब्लम में या हैंग ऑन लोगों की प्रॉब्लम में सेट जब हमारे पास आता है तो हम सबसे पहले उसको सॉफ्टवेयर करने की कोशिश करते हैं। और सॉफ्टवेयर जब हम कंप्यूटर में सेट को डिटेक्ट करते हैं और सॉफ्टवेयर करते हैं तो उससे हमको एक क्लू मिलता है कि सेट के अंदर प्रॉब्लम क्या है। लेकिन जब हमने इसको सॉफ्टवेयर करने की कोशिश की और सॉफ्टवेयर हमने किया तो ये सेट कंप्लीट सॉफ्टवेयर ले लिया और सॉफ्टवेयर डन हो गया। और सॉफ्टवेयर के बाद ही ये सेटअप आप देख रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर मैंने किया है उसके बाद से जब ये प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं तो बढ़ नहीं रहा है और एक जगह पे जाके सेट स्टक हो जाता है और फिर रीस्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद हमने फिर इसको सेट को हार्डवेयर में चेक किया और सेट को जब देखा और इसको अच्छे से चेक किया तो हमें इसमें मिला कि प्रॉब्लम क्या है। ये देखिए, हमारा ये मदरबोर्ड है, जिसको ये दूसरी साइड का मदरबोर्ड है। ये देखिए नेटवर्क सेक्शन है और इस साइड हमारा ये प्रोसेसर है और eMMC IC है। तो हम अब इसमें CPU को रिवॉल्व करने की कोशिश करेंगे और CPU को और eMMC को, दोनों IC को मदरबोर्ड से अलग करके और उसके बाद फिर इसको क्लीन करके अच्छे से रिवॉल्व करेंगे। फिर मदरबोर्ड के ऊपर लगा देंगे। उसके बाद फिर हम ऑन करके देखेंगे कि हमारा प्रॉब्लम हुआ कि नहीं सही। तो उसके लिए हमें स्कैन को अब पहले अलग करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको पहले अलग कर लेते हैं।
तो दोस्तों देखिए, हमने स्कैन को जो मदरबोर्ड पे था उसको निकाल दिया, और ये अब हम इस सीपीयू को मदरबोर्ड से हॉट और गन की मदद से, जो हमारा ब्लोअर होता है उसकी सहायता से इसको निकालेंगे और एमएमसी को भी निकालेंगे। फिर इसको क्लीन करके रिवॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमने इसे अलग कर दिया, जो हमारा प्रोसेसर था उसको और एमएमसी दोनों को हमने मदरबोर्ड से उठा लिया है। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये पेस्टेड आईसी है जो कि मदरबोर्ड पे थी, ब्लैक पेस्ट। आप जो इस हमारी फील्ड में हैं, जो ये कुछ काम करते हैं, वो जानते होंगे कि ब्लैक पेस्ट आईसी जो सीपीयू होता है, एमएमसी होता है, जिस पे ये ब्लैक पेस्ट लगा करके कंपनी सील कर देती है, उस पे काम करना कितना मुश्किल होता है ये कहने की ज़रूरत नहीं है। कितने ही कारीगर इस पे काम करते होंगे और कितने सक्सेस होते हैं, कितने नहीं होते हैं, वो कहने की ज़रूरत नहीं है। इस पे काम करने के लिए बहुत ही अच्छी हैंड स्किल होनी चाहिए। अगर हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और हैंड स्किल अच्छी है तो हम इस पे काम करके सक्सेस हो सकते हैं, वरना इस पे सक्सेस का चांस बहुत ही कम होता है। सक्सेस नहीं होता है बल्कि ही बैड ही हो जाता है। तो हमने भी एक कोशिश की है, आप लोग इसे देखिए। तो ये हम आईसी को अभी रिवॉल्व करेंगे। पहले तो इसको अच्छे से क्लीन करेंगे और साफ़ करेंगे आईसी को और मदरबोर्ड को। जब ये क्लीन हो जाएगी और आईसी बढ़िया से साफ़ हो जाएगी, उसके बाद फिर हम आईसी को रिबॉलिंग करेंगे। और रिबॉल्व करने के बाद फिर मदरबोर्ड पे हम अच्छे तरीके से लगा देंगे। और लगाने के बाद फिर हम मोबाइल को ऑन करके देखने की कोशिश करेंगे कि ऑन हुआ तो हमारा प्रॉब्लम सही हुआ कि नहीं हुआ। तो दोस्तों, जब हम इस स्कीमेटिक में मैंने देखा तो मुझे ये मिला कि इसकी जो I2C लाइन, जो डाटा कम्युनिकेशन की लाइन होती है, डाटा कम्युनिकेशन जो आईसी एक दूसरे में बातें करती हैं, वो प्रोटोकॉल होता है जो डाटा एंड क्लॉक की लाइन होती है उसके माध्यम से होता है। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम था और इसका सप्लाई में भी कुछ दिक्कत थी। जो कुछ बक कॉइल होता है वहाँ से कुछ बक सप्लाई होती है, सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम था जिसको सही से वर्क सीपीयू नहीं कर पा रहा था। जो सीपीयू अंदर से ड्राई सोल्ड हो गया था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो इस को फाइंड करने के बाद मैंने सीपीयू को टच किया और सीपीयू को मदरबोर्ड से अलग किया और रिवॉल्व किया। तो अभी हमने ये देखिए क्लीन कर लिया है और अब हम रिवॉल्व करेंगे। रिवॉल्व करने के बाद फिर सीपीयू को इसके ऊपर लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अच्छे से आप लोग देख सकते हो, मैंने आईसी को रिबॉलिंग कर लिया है। ये देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी इस फील्ड में हमारी हैंड स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर हम अपने हैंड स्किल पे अच्छी मेहनत कर लेते हैं और अच्छा बना लेते हैं तो हम कोई भी आईसी किसी भी मदरबोर्ड पे काम कर सकते हैं। मदरबोर्ड जो होता है उसका भी बनावट कुछ ऐसा होता है कि किसी मदरबोर्ड पे ज़्यादा हीट देने की ज़रूरत होती है, ज़्यादा टेम्परेचर पे वो काम करता है। और कोई कोई मदरबोर्ड पे
कम टेम्परेचर पे काम होता है। कम टेम्परेचर जिस पे चाहिए उस पे ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं तो बोर्ड फूल करके ख़राब हो जाती है। तो बातें तो बहुत सारी होती ही रहेंगी। देखिए, हमने ये आईसी को मदरबोर्ड पे लगा दिया है। अब हम इसको मोबाइल में लगा करके फिट करके देखेंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम का क्या नतीजा हुआ। हमारी जो प्रॉब्लम थी जिसके लिए हमने इसको रिवॉल्व करने की कोशिश की और रिवॉल्व किया, वो प्रॉब्लम सही हुआ या नहीं हुआ, वो अभी हमारे सामने आएगा। तो दोस्तों, चलिए हम मदरबोर्ड को मोबाइल के अंदर लगा करके सेट को ऑन करते हैं। फिर दोस्तों देखिए, मदरबोर्ड को हम मोबाइल के अंदर लगा रहे हैं। अभी इसके अंदर लगाने के बाद ये देखिए चार्जिंग का और ये डिस्प्ले का स्ट्रिप, और अब हम पावर स्विच को प्रेस कर रहे हैं। पावर स्विच प्रेस किया। अब देखिए सेट हमारा बिल्कुल ऑन हुआ है। फर्स्ट लोगो पे रियलमी लिखा हुआ है। अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। और देखिए हमारा मोबाइल सेकंड लोगो पे चला गया और मोबाइल रियलमी लिखा हुआ आ गया। और अभी देखते हैं, देखिए मोबाइल हमारा कंप्लीट ऑन हो गया है और चल रहा है। देखिए सारा वर्क हो रहा है और अच्छे से। अभी इस सेटअप को हम आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि प्रॉब्लम हमारा सही हुआ कि नहीं हुआ। और कुछ नॉलेज की भी बहुत ही ज़रूरत होती है इसमें। एक्सपीरियंस और नॉलेज और हैंड स्किल, ये तीन चीज़ जो हमारे पास अगर आ जाती है तो हम एक अच्छे टेक्नीशियन बन जाते हैं। और एक अच्छा टेक्नीशियन कोई भी सेट को रिपेयर कर सकता है। देखिए हमारा कंप्लीट सेट ऑन हो चुका है और परफेक्टली चल रहा है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको ये बताया कि एक मोबाइल जो हैंग ऑन लोगो होता है, हैंग ऑन लोगो नहीं था। ये मोबाइल में हैंग की प्रॉब्लम थी। जो मोबाइल ऑन हो करके जब हम किसी फंक्शन के अंदर जाने की कोशिश करते थे या उसको लॉक अनलॉक करने की कोशिश करते थे तो सेट कंटिन्यू वाइब्रेट करने लगता था और फिर सेट बंद हो जाता था। उसके बाद फिर ऑन होता था, अपने आप रीस्टार्ट होता था। तो दोस्तों, आज हमने इसको देखा और समझा कि किस तरीके से एक मोबाइल को रिपेयर किया जाता है जो रीस्टार्ट की प्रॉब्लम में था। पहले उस पर हमने सॉफ्टवेयर किया, सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम नहीं सही हुआ। फिर हार्डवेयर में हमने जांचा और देखा तो सीपीयू को प्रॉब्लम, जो सीपीयू की बॉलें अंदर से ड्राई सोल्ड हो गई थी, तो उसके लिए हमने सीपीयू को मदरबोर्ड से अलग किया। फिर उसका रीबॉलिंग की, दोबारा से मदरबोर्ड पे लगा करके हमने सेट को रिपेयर किया। तो इस तरीके से हम कोई भी सेट को अच्छे से रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। बस हमें एक अच्छा बेस बनाना पड़ेगा, अच्छा अपने आप को अच्छी हैंड स्किल और अच्छा नॉलेज आईसी की और हैंड और स्कीमेटिक की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। वोल्टेज को अच्छे से मेजरमेंट करना पड़ेगा। और हमें एक सीरीज़ और पैरेलल और इलेक्ट्रॉनिक की बहुत सारे अच्छी जानकारी और नॉलेज ले करके ही इस फील्ड में हम अच्छे से कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस मैं इतना ही आपको बता सकता हूँ। आगे के लिए मैं आपसे फिर मिलूँगा नेक्स्ट कोई अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे